देखिए, दुनिया भर में भारत के बासमती की धूम है और हाल ही में बासमती के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से किसान भी नाखुश हैं और एक्सपोर्टर परेशान हैं। इनमें एक एंगल और भी है। भारत सरकार के फैसले का फायदा पाकिस्तान को मिलने वाला है। लंबे, स्वादिष्ट और खुशबूदार पूरी दुनिया मानती है भारत में पैदा होने वाले बासमती चावल को। तभी तो इसका सालाना एक्सपोर्ट 4.5 मिलियन टन और 38,524 करोड़ रुपए का होता है। सरकार के फैसले पर किसान और व्यापारी दोनों सवाल कर रहे हैं। ट्रेडिशनली पानी की वजह से जो अमृतसर की जीआई लोकेशन है, जो पंजाब की है ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी वजह से इसका टेक्सचर और इसमें फ्लफीनेस रहती है और टेक्सचर अच्छा, टेस्ट अच्छा, इसलिए सभी देश इसको प्रेफर करते हैं। भारत दुनिया के 140 देशों को कम दाम पर अच्छा बासमती चावल निर्यात कर रहा है, लेकिन अगस्त 2023 में सरकार ने बासमती राइस एक्सपोर्ट पर कैप लगा दिया। बासमती का पारवाल राइस है, उस पे उन्होंने एक $1,200 के प्लस की एक कैप लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि $1,200 प्रति टन से कम कीमत वाले चावल का निर्यात नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि भारत, खासकर पंजाब से बासमती चावल का निर्यात कितने डॉलर में होता था? इस कैप के लग जाने से एक्सपोर्ट में कितनी कमी आएगी? 70% ऑफ डिमांड, अगर हम टोटल का देखें ना, तो 70% of demand is the lower end varieties of basmati rice and 30% demand in the international market is the higher end varieties. तो 70% के ऊपर अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो it is definitely going to hurt the industry as well as farmer of India. 70 से 80% बासमती का निर्यात $850 प्रति टन के दाम पर होता था, जबकि 1200 से $1,700 प्रति टन के बीच का निर्यात 20% ही है। ऐसे में न सिर्फ व्यापारी को बल्कि किसानों को भी इसका नुकसान होगा। बासमती की खेती भी प्रभावित होगी। ये कैसा डिसीजन ले गया जब आपके स्टेक होल्डर सिर्फ दो ही मेजर स्टेट्स है बासमती, उसमें पंजाब, हरियाणा। आप इनसे कंसल्ट करते, फार्मर से कंसल्ट करते, इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्रीज आप इमेजिन करो 1981 से हम बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अरब वर्ल्ड वाज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पहला कंटेनर अमृतसर से गया था। बेस्ट बासमती इस एरिया में होती है और इस एरिया को जो बेनिफिट मिला है, जो फार्मर्स को बेनिफिट मिला, पिछले साल आप इमेजिन नहीं कर, हिस्टोरिक हाई रेट हमने फार्मर्स को दिया है, 2200 रुपीज़ पर क्विंटल। अब अमृतसर अकेले डिस्ट्रिक्ट में 1,42,000 एकड़ में बासमती लगी है। हमने कम से कम 15-20 लड़के रखे हुए हैं BSc MA, जो जाके हर एक गांव में हर एक फार्मर को मिलते हैं, बताते हैं कि आप बेस्ट क्वालिटी बनाओगे और बेस्ट रेट मिलेगा। पर इस MEP के कारण हमें ये लग रहा है कि जो हमारा एफर्ट 2-3 सालों से बासमती को ग्रो करने का था, वो एफर्ट में अब सेटबैक आएगी। अब सवाल है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे मकसद क्या है? सरकार का तर्क है कि प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर बासमती चावल के संभावित अवैध निर्यात को रोकने और महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इसीलिए ही वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार संवर्धक निकाय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा को $1,200 प्रति टन से नीचे की बासमती पर रोक लगाने का निर्देश दिया। हमारा सरकार से सिर्फ एक ही है कि आपने जो भी डिसीजन लेना था, एटलीस्ट एक बार ट्रेड से डिस्कस तो करते। हमारी नोडल एजेंसी है एपीडा, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितनी भी बासमती इंडिया से बाहर जाती है वो सारी उसको रेगुलराइज करता है। तो देर इज़ अ ब्रिज बिटवीन अस, बिटवीन द सरकार एंड हमारे एक्सपोर्टर्स के बीच में, ये बासमती इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है। एक बार हमारे से डिस्कस करते, वी शुड कम अप विद सम बेटर ऑप्शन उनको देते कि हम किस तरह अपनी इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। भारत में कुल 60 लाख टन बासमती चावल की पैदावार है। 1350 टन गैर बासमती चावल पैदा किया जाता है। गैर बासमती चावल
20% ड्यूटी के साथ एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बासमती निर्यात पर बड़ा कैप लगा दिया गया है। इस पर पंजाब क्षेत्र के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर रमनीक सिंह ने सवाल उठाया है और बासमती चावल पर MEP $900 करने की मांग रखी है। गैर बासमती चावल $300, $400 या $450 का चावल हिंदुस्तान से बाहर जाएगा और जो बासमती चावल, पारबॉइल्ड चावल जो है वो $1200 से ऊपर जाएगा, $900 से $1200 का नहीं जाएगा। तो सस्ता चावल हिंदुस्तान से बाहर चला जाएगा और सस्ता चावल जाने से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जो नो हाउ है मेरे हिसाब से 66% जो हिंदुस्तान की बासमती है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है और हम तो गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये जो $1200 का जो MEP है वो $900 पे करना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसके पीछे वजह तो है, लेकिन इससे पाकिस्तान को फायदा होगा क्योंकि भारत के बाद पाकिस्तान दुनिया के देशों को बासमती चावल सप्लाई करता है। दो ही कंट्री दुनिया में है जिनके पास GI टैग है बासमती का, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान ट्रेड 2019 में बंद हो गया, सडनली सारा बिजनेस कम डाउन। अब ये बासमती के ऊपर कर्ब्स हैं, ये हमारे लगता है कि पंजाब की इकॉनमी को बहुत हिट करेंगे क्योंकि अगर इंडिया की बासमती एक्सपोर्ट नहीं होगी उसका बेनिफिट पाकिस्तान ज़रूर लेगा। हालांकि पाकिस्तान में 15 लाख टन ही बासमती की पैदावार होती है, जबकि भारत कुल 60 लाख टन में से 45 लाख टन निर्यात करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत के निर्यात में 70% की कमी का फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। तो देखिए, भारत में करीब 20 लाख हेक्टेयर में बासमती की खेती होती है। आपको बताएं कि 20 लाख हेक्टेयर, ये वो जगह जिसमें बासमती की खेती होती है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपको ये भी बताएं कि 47% हिस्से में बासमती 1121 की खेती की जाती है और 53% हिस्से में बासमती के 44 किस्मों की खेती होती है। इसके अलावा देश के 7 राज्य ऐसे जिसमें बासमती चावल का GI टैग मिला हुआ है और इसमें पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यूपी के 30 जिले और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के भी 30 जिले शामिल हैं। कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर खेती होती है? देखिए, जम्मू कश्मीर के 3 जिले इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा का जिक्र हमने किया और पंजाब में भी देश का 40% उत्पादन बासमती चावल का होता है। अमृतसर में इसके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहां पर बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है, तो यानी कि पंजाब में भी। और इसकी डिमांड क्या है आप ये देखिए, नियम में ढील देने की मांग है कि नियम में ढील दी जाए, राहत दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। और कितनी डिमांड है, क्या डिमांड है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, बासमती निर्यात कितना होता है? 38,524 करोड़ रुपए का बासमती चावल को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और भी आपको बताते हैं बासमती चावल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है कि कितनी खेती होती है और कितने करोड़ का बासमती निर्यात किया जाता है। देखिए, दिल्ली में 4 दिन के बाद G20 का सम्मेलन होने वाला है। अमेरिका समेत कई मुल्कों के लीडर्स इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। G20 की मेजबानी भारत के पास है। हमारी मेजबानी में पहली बार दक्षिण एशिया में इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। राजधानी G20 के पोस्टर्स और बैनर से पटी पड़ी है। सुरक्षा का पहरा बहुत तगड़ा है। लेकिन ये मीटिंग कहां होगी? एक साथ 20 देशों के लीडर्स किस तरीके से कहां पर बैठेंगे, डिग्निटरीज कहां पर बैठेंगे, हमारे रिपोर्टर रविकांत प्रगति मैदान के उस वेन्यू की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो खास तौर से विदेशी मेहमानों के लिए सजाया गया। इस समय हम प्रगति मैदान के भीतर हैं और उस मुख्य हॉल में हैं जहां पर G20 समिट का मुख्य अधिवेशन होना है। यहाँ पर ये वो रूम है जहाँ पर सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके G20 की मीटिंगें करेंगे और ये पूरे कन्वेंशन सेंटर की जान है, आप कह सकते हैं दिल है। अब इस मीटिंग हॉल में ये एक राउंड टेबल है जिसके हर कोने पे सीटें लगी हुई हैं, हर जगह सीटें लगी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति
या जो समिट का मेंबर है वो यहाँ पर जब बैठेगा तो उसको सेम लुक मिलेगा। ये एलसीडी स्क्रीन आप देख रहे हैं, चारों ओर ये एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है, यानी किसी भी पॉइंट पर आप बैठ जाएं इस गोल मेज के तो आपको सेम लुक मिलेगा। ये जो पूरा हॉल है इसमें न सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ये बेहतर सुविधा दी गई है, बल्कि जो सजावट है वो इतनी शानदार है। तो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं उसके नीचे जो कालीन है, ये कालीन आप देखिए बेहद खूबसूरत कालीन है ये, और इस तरीके से ये कालीन भदोही की बनी हुई कालीन है, और इसमें जो रंग हैं वो ख़ास तौर से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि इसका उभार भी आए और इसका जो रंग है वो खिल करके आए। ये जो गोलमेज है इसके बाहर का पूरा हिस्सा तो भदोही की कालीन का है, लेकिन भीतर आप देखिए तो कश्मीर की कालीन लगी हुई है कि ये जो शैंडलियर लगा हुआ है ये विदेश से खास तौर से उस जगह से आया हुआ है जहां से शैंडलियर मशहूर है। कंपनी जिसने इसको डिज़ाइन किया है उनके जो डिज़ाइनर हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्राग के पास एक जगह है जहाँ का सैंड बड़ा मशहूर है, उससे जो क्रिस्टल बनता है उसमें एक अजीब तरीके का स्पार्कल होता है, इसलिए जो दुनिया के बेहतरीन शैंडलियर्स हैं वो चेक रिपब्लिक प्राग से आते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर शैंडलियर की बात करूँ तो इस शैंडलियर में ये ग्लोब्स हैं जो हैंड ब्लोन है, और 3700 ग्लोब्स हैं जो ऊपर से वायर से लटकाए हुए हैं, और ये एवरी सिंगल जो ये है आपका क्रिस्टल है वो हैंड ब्लोन है और हैंड कट है। दैट मीन्स जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये डिफरेंट तरीके से ग्लो करता है। तो ये पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन जो है ये अपने आप में एक बड़ा स्पेशल इंस्टॉलेशन है। अगर आप इस G20 हॉल की बात करें तो ये लिटरली इस पूरे कन्वेंशन सेंटर का आप समझ लीजिए हार्ट का दिल है, और तकरीबन 14,000 स्क्वायर फुट का इसका एरिया है, तकरीबन 20 फुट की इसकी हाइट है, और इसमें जितनी भी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो सब इस्तेमाल की हुई है। ऑडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकूस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइटिंग और डिमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जितना भी आप इसका गेटअप देख रहे हैं, जो इंटीरियर की इसकी थीम देख रहे हैं आप, वो सारी बहुत इंडियन है। सो हमने रेड सैंडस्टोन यूज़ किया है जो बिल्कुल इंडियन है। धौलपुर की जालियाँ इस्तेमाल की हुई हैं। तो देखिए, इस समिट के लिए तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी। 7 तारीख से मेहमानों का आना भी यहां पर शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 7 सितंबर को दिल्ली आएंगे। वैसे राजधानी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हर लेवल पर काम हुआ है, और इसको लेकर एलजी साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। सारी एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार कैसे पॉसिबल इस वजह से हो पाया कि सबको साथ में लेकर चलने की भावना थी। सबसे रिक्वेस्ट की गई कि आइए हमारे साथ काम करें, क्योंकि ये दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है ये देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, देश की छवि के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। और जो इतने कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो दिल्ली को गंदा देखेंगे या दिल्ली की टूटी सड़कों को देखेंगे, उसके फुटपाथ खराब देखेंगे, तो हमारे देश का क्या इम्प्रेशन होगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सब एक साथ बैठे, चर्चा की और उसके बाद प्लानिंग की। 6 महीने पहले इसको प्लान किया था कि कैसे क्या करना है। पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने बहुत इंटेंसिव मेहनत की है उसको सड़क पर अंजाम देने की। रोड्स क्लीन किए गए हैं, रिपेयर किया गया है, फुटपाथ रिपेयर किए गए हैं, ग्रीनरी को बढ़ाया गया है, 7 लाख के आसपास स्पॉट्स को रखा गया है, 6 लाख रख दिए गए हैं, अभी और भी रखे जा रहे हैं। बताएं कि सम्मेलन से पहले सुरक्षा उपायों के तहत रात में वाहनों की जांच की गई। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन होना है। अब इसमें सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में होंगे। अब ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। मेहमानों की सुरक्षा में आयोजन स्थल के पास 1600 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, जबकि 10,000 सुरक्षाकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे। आपको बताएं कि SWAT यानी कि स्वैट की 19 महिला कमांडो भी वहां पर मुस्तैद रहेंगी। 69 एंटी एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग स्क्वाड की
तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। हवाई हमले को रोकने के लिए एंटी ड्रोन रडार तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टर सवार सेना के कमांडो भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा आतंकी, परमाणु, जैविक खतरे से भी निपटने की पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर दिल्ली तैयार है G20 समिट को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है सूर्य मिशन से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दरअसल देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। देर रात लगभग 3 बजे इसरो वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 की कक्षा को बदला और अब वैज्ञानिक 10 सितंबर को आदित्य L1 को तीसरी कक्षा में पहुंचाएंगे। यानी कि जो पहला स्टेप है वो सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है। देर रात 3 बजे दूसरी कक्षा में पहुंचा सूर्य मिशन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य L1 दूसरी कक्षा में पहुंच चुका है। इसरो ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। आपको बताएं कि देर रात 3 बजे दूसरी कक्षा में आदित्य L1 प्रवेश कर चुका है, एंट्री ले चुका है। सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा में प्रवेश की एक बहुत बड़ी सफलता है ये इसरो के लिए। खुद ट्वीट करके इसरो ने इस बात की जानकारी दी है। अब देखिए 10 सितंबर वो तारीख जब वैज्ञानिक आदित्य L1 को तीसरी कक्षा में पहुंचाएंगे। यानी कि आदित्य L1 जो कि पहली कक्षा में क्रॉस करके अब दूसरी कक्षा में भी पहुंच चुका है और अब तीसरी कक्षा में 10 सितंबर को पहुंचाने का काम इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से किया जाएगा। हिमाचल और उत्तराखंड में जहां बाढ़ और बारिश का कहर चल रहा था, वहीं मध्य प्रदेश में मॉनसून इस कदर कमजोर बताया जा रहा है कि आम लोग ही नहीं बल्कि खुद सरकार भी दैवीय शक्तियों की शरण में माथा टेकने पहुंच गई है। और हो भी क्यों ना, सितंबर आ गया है, मॉनसून की खिड़कियां बंद होने की कगार पर है और भारत में अच्छा मॉनसून सब कुछ तय करता है। फसल, बाजार, शादी, तीज त्योहार और इस साल तो वहां पर विधानसभा चुनाव भी है। खेतों में भजन कीर्तन हो रहा है। इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश चल रही है। अगर भगवान खुश हुए तो बादल बरस जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी, सूखती फसलें फिर हरी हो जाएंगी। किसानों की उम्मीद इसी टोटके पर टिकी है। इंद्रदेव भगवान की पूजा कर रहे हैं और गीत के माध्यम से इंद्रदेव भगवान को मनाया जा रहा है कि हे इंद्रदेव भगवान, हमारी सोयाबीन की फसलें, हमारी मक्का की फसलें सूख रही है, ऐसी कृपा कीजिए कि जो यहाँ पानी बरस जाए। हम किसान लोग ये इंद्रदेव भगवान से विनती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 45 जिलों पर सूखे की मार पड़ी है, फसलें तबाह हो रही हैं। सरकार, सिस्टम, इल्म सबको है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। किसान सूखे से बेहाल है, खेतों में कीर्तन और टोटके कर रहे हैं, लेकिन ये आइडिया किसानों को दिया किसने? अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो भी परंपरा हो गांव की, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना में असर होता है, सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है, भगवान कृपा की वर्षा करते हैं। सूखे का टोटके वाला समाधान सीएम ने ही सूबे को दिया। इससे पहले खुद महाकाल मंदिर में 6 घंटे अनुष्ठान किया, 66 पंडे पुरोहितों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ। लेकिन क्या सीएम साहब हवन करने से ही सूबे पर मंडरा रहे सूखे के बादल टल जाएंगे? क्योंकि किसान बर्बाद फसलों का मुआवजा मांग रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हे मुख्यमंत्री जी, आप खेतों में आइए, आपके प्रशासनिक अधिकारी, कृषि अधिकारी, पटवारी को खेतों में भेजिए और फसलों का सर्वे करें और शीघ्र से शीघ्र किसानों को मुआवजा दे RBC 64 के अंतर्गत, और किसानों को खराब हो रही सोयाबीन, सूख रही जो सोयाबीन की फसलों का बीमा भी दिलाया जाए। सितंबर में धूप मई जैसी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में नहीं, रायसेन में भी भीषण सूखा पड़ा है। फसलें बर्बाद होने लगी हैं और किसान डरने लगे हैं। वजह भी है, रायसेन में इस बार करीब 2,85,000 हेक्टेयर इलाके में धान की फसल लगाई है। सूखा पड़ा तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। पूजा पाठ में विश्वास देते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ से ही सब कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में आहट सूखा पड़ने की है। 45 जिले इसकी चपेट में हैं
और सीएम साहब भगवान भरोसे हैं, होम हवन कर रहे हैं और किसानों को भी यही सलाह दे रहे हैं। अब देखिए, सूखे जैसे हालात हैं तो जाहिर है कि किसान परेशान भी होंगे। परेशानी कैसे बढ़ती जा रही है, किसानों को कितना नुकसान हो चुका है, इसका पूरा आंकड़ा हमने जुटाया। 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। आंकड़ों के जरिए आपको पूरी स्थिति बताते हैं कि किसानों को कितना नुकसान हुआ। 29 जिले ऐसे हैं जहां पर सूखे जैसे हालात हैं। सोयाबीन और धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा आप देख लीजिए कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर फसल बर्बाद हुई। मंदसौर, उज्जैन, नीमच और रतलाम जैसे ऐसे जिले हैं जहां पर सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। इसके अलावा नीमच और रतलाम में 4,50,000 हेक्टेयर सोयाबीन बोई गई थी, जिसमें से 30% फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देखिए बर्बादी का आलम। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, नीमच, ये जो जिले हैं 4, इनमें 11 साल में अब तक की सबसे कम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में 1 जून से 31 अगस्त तक ओवरऑल अगर बात की जाए तो 26.05 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 30.81 इंच बारिश होनी चाहिए थी। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा फासला है, ये कितना बड़ा ये डिफरेंस है। जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे बहुत कम बारिश हुई है और इसी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 11 साल में सबसे कम बारिश हुई है। कई जिले ऐसे हैं और देखिए आगे किसानों का राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई उम्मीद है या नहीं है, यह सवाल बहुत जरूरी था। इसलिए हमने मौसम विभाग से भी यही सवाल पूछा। अभी तक जो मध्य प्रदेश में वर्षा हुई है सामान्य से 19% कम है। तो यहाँ से एक साइक्लोन बनने वाला है और फिर लो बनेगा, फिर आगे मूव करेगा, तो फिर आपके पहले पूरी मध्य प्रदेश में आपको जो है वर्षा मिलेगी 5 से 7 के बीच में। उसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश में आपको वर्षा मिलने की उम्मीद बनेगी। इसकी वजह से आपके कल के बाद से पूरी मध्य प्रदेश में और उसके बाद में 6-7 के बाद में पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो देखिए आपने सुना कि मौसम विभाग से तो कम से कम किसानों के लिए थोड़ी सी राहत का सिग्नल आ गया है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना है, लेकिन क्या इस बारिश से किसानों के हालात बदलेंगे? क्योंकि सूखे के साथ साथ किसान बिजली का संकट भी झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नेक्स्ट प्लान क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं बारिश की वजह पे क्या करूं। मैं तो जमीन आसमान सब एक करूंगा। जितनी मेरी हैसियत है, अपनी सरकार की ताकत है, प्रशासन की ताकत है, सब ढूंढूंगा। मैं बैठने वाला हूं भी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिसे लाइलाज कहा जाता है, कैंसर, जो कि लाइलाज बीमारी नहीं है, बशर्ते बीमारी का पता टाइम से लग जाए। कई बार मशीन बीमारी का पता लगाने में चूक जाती है या फिर देर कर देती है और कई बार यही लापरवाही कैंसर के मरीजों पर भारी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कैंसर कितना घातक है, उससे कहीं घातक होता है वक्त पर कैंसर का पता ना लगा पाना। एक स्टेज से दूसरी और दूसरी से फिर आखिरी स्टेज। कैंसर कैसे पहुंच जाता है, मरीजों को ये पता ही नहीं चलता। बीमारी को कई बार मशीनें भी नहीं पकड़ पाती और मरीज बेमौत मारे जाते हैं। अब डर की यही तस्वीर बदलने वाली है। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बना लिया है जो कैंसर की सटीक पहचान कर सकता है, वो भी पहली ही स्टेज पर। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में छपी रिपोर्ट कहती है कि एआई मशीन झट से रिजल्ट बता देगी। एआई मशीन कैंसर को तेजी से डायग्नोसिस करेगी। एआई मॉडल 0.87 के AUC के साथ कैंसर के हर नोड्यूल के जोखिम की पहचान कर सकता है। रेडियोमिक्स का इस्तेमाल कर एआई एल्गोरिथम विकसित करने के लिए टीम ने बड़े फेफड़ों के पिंड वाले लगभग 500 रोगियों के सीटी स्कैन का उपयोग किया। एआई बड़े फेफड़ों और छाती के कैंसर की सटीक पहचान करने में कामयाब रही। एआई का ये मॉडल कैंसर पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो सकता है। दुनिया भर में कैंसर मौत की एक बड़ी वजह है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि कैंसर से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत होती है। हालांकि कई लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर बीमारी का सही वक्त पर पता चल जाए। अब ये काम एआई उपकरण करेगा, जिसे रॉयल मार्सडेन NHS फाउंडेशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च लंदन ने डिजाइन किया है। यानी विज्ञान और तकनीक का नया प्रयोग कैंसर मरीजों के लिए वरदान बनने जा रहा है।
देखिए, कोई इंसान एक किताब लिखने के लिए कितना वक्त ले सकता है या फिर कितने साल में किसी ग्रंथ को कोई नया स्वरूप दे सकता है? अंदाजा लगाइए, 5, 10 या फिर 20 साल। वर्तमान माहौल में लोग लिखने में इतना वक्त नहीं देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक साधक ऐसे हैं जिन्होंने 50 साल के अंदर 23 कैरेट सोने से गीता लिखी है। 87 साल के मंगल त्रिपाठी ने यह सब कुछ कैसे किया, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें एकेश्वरवाद, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा है, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इस ग्रंथ की छपाई कई रूपों में होती रही है। लेकिन इस वक्त गीता का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो अद्भुत है। सोने चांदी हीरे माणिक से जड़े इस ग्रंथ को तैयार करने में मंगल त्रिपाठी ने जीवन भर की पूंजी लगा दी है। सबसे पहले आपको चांदी की गीता दिखाते हैं। 8 पत्रों की इस गीता को पूरी तरह से चांदी पर बनाया गया है। ये तो एक तरह की गीता है और ये किया है पिछले 50 वर्षों में संभव अपनी लगातार मेहनत के साथ डॉक्टर मंगल त्रिपाठी ने। एक ज्ञानी मुनि थे, उनका नाम मुनि श्री राकेश था। उन्होंने मुझे मोरारजी देसाई से मिलवाया और प्रथम दृष्टि में ही मोरारजी भाई ने कहा कि तुम गीता पर काम करो। मंगल त्रिपाठी ने मोरारजी देसाई के मार्गदर्शन में ये काम शुरू किया। लगन के साथ एक एक शब्द को चांदी के पत्र पर उकेरा। अक्षर को बैठाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन मंगल त्रिपाठी ने कभी हार नहीं मानी। कई किताबें हैं सनातन धर्म में, गीता ही क्यों, कोई और किताब क्यों नहीं? कि गीता एक विचित्र स्थिति में उत्पन्न हुई है। स्थिति है मोह की, स्थान है रंगमंच है युद्ध का, सामने खड़े हैं अपने ही लोग, उनसे लड़ना है। अर्जुन जो गीता का मुख्य पात्र है, वह कहता है कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे कौन लड़ेगा। ये कहानियां ही मंगल त्रिपाठी की प्रेरणा बनी और उन्होंने चांदी की गीता के साथ ही सोने की गीता भी लिख डाली। इसमें करीब ऐसे 12 ब्लॉक्स हैं, इनको हम पत्र कहते हैं, और 22 पत्र हैं। और स्वर्णमयी गीता, क्योंकि यह कृष्ण उवाच तो है ही, लेकिन सोने को यानी कि 23 कैरेट सोने को पहले उसका फॉयल बनाया गया है और उसके बाद फॉयल के साथ हर एक अध्याय को एक एक पत्र में लिख दिया गया है। बहुत मेहनत लगी होगी। मेहनत तो लगी है, लेकिन इसके पीछे एक आस्था कहिए या श्रद्धा कहिए। तो देखिए, भारत में सनातन पर राजनीतिक संग्राम हो रहा है, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सनातन को बचाने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के सिंध में सड़कें जाम हो गई हैं, बाजार बंद हो गए हैं। आखिर क्यों? देखिए यह खास रिपोर्ट। कराची की सड़कों पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नौबत ही आ गई कि पाकिस्तान का एक नेशनल हाईवे 2 दिन से बंद पड़ा है। 3 हिंदुओं को अगवा किए जाने के खिलाफ सिंध इलाके के कश्मोर और कंधकोट में शटर डाउन स्ट्राइक रही। पाकिस्तान के सिंध इलाके में सनातनी हिंदू अपने पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं, इंसाफ की मांग बुलंद कर रहे हैं। ये आक्रोश उसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ है जो जिन्ना के मुल्क में किसी दूसरे धर्म के वजूद को कबूल नहीं करती। ये गुस्सा उन अतिवादियों के खिलाफ है जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की 100% आबादी को मुसलमान बनाने पर उतारू हैं। सिंध के कंधकोट शहर में हजारों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरे। ये वो हिंदू हैं जो जिन्ना की जमीन पर दोयम दर्जे का नागरिक बनने को मजबूर हैं, जिन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है।
ये बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। हम मेनाटी हैं और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडागर्दी नहीं कर सकते। कानून भी ऐसे समझो बस वो जो बड़े लोग हैं, मजबूत ताकतवर लोग हैं, उन्हीं का है। अगला चाहे कितनी भी बकवास करे, हम मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकते ना। हम ना हाँ बोल सकते हैं, हम ना बोल सकते हैं, उस पर भी हमारे ऊपर ब्लेफेमी लगा देंगे ना भाई साहब हमारे इधर पाकिस्तान में। और आपने एक पुरानी बात, गांव देहातों में उधर कुछ ज्यादा ही डर है, उधर जान की बात है, उधर पे किडनैपिंग और फोर्स कन्वर्जन उधर कुछ ज्यादा ही खतरे हैं। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सिंध के हिंदू सड़क पर उतरे तो हाईवे बंद हो गया, ट्रकों की लाइन लग गई। ये गुस्सा यूं ही नहीं। 1941 में पाकिस्तान की आबादी में 14% हिंदू थे। 2022 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी महज 1.18% रह गई। जबरन धर्मांतरण और हिंदू बेटियों को अगवा कर उनका जबरन निकाह कराना पाकिस्तान में ये पाप अरसे से होता रहा है। कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ, आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? अभी टीन एज में जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन वो क्या हो जाता है, यानी एक दिन बच्ची उठ जाती है, दूसरे दिन यानी कि निकाहनामा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लड़कियां उठाओ, लड़कियां कन्वर्ट हो। जब लड़कियां रहेंगी नहीं तो हिंदू लड़के शादी किससे करेंगे? जब वो शादी कर ही नहीं सकते तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? तो ओवर द टाइम हिंदू अपने आप खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर महीने 25 हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसी साल जुलाई के महीने में सिंध में एक हिंदू परिवार की 3 बेटियों को अगवा कर उनकी शादी मुस्लिम युवकों से कराई गई। जून के महीने में एक हिंदू लड़की को जबरन इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया गया। मई 2023 में सिंध के 9 साल की हिंदू बच्ची को अगवा कर उसकी शादी 55 साल के मुस्लिम से करा दी गई। फरवरी के महीने में सिंध में ही 14 साल की हिंदू लड़की को अगवा कर उसका धर्मांतरण कराया गया। जनवरी के महीने में एक हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो उसे अगवा कर उसका रेप किया गया। पाकिस्तान में बचे हुए हिंदुओं में से 90% सिंध में रहते हैं। सिंध में आए इन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं। इधर के हालात भी खराब हो गए और कारोबार के हिसाब से जो भी अभी हालात ऐसे हैं, जो भी कस्टमर आ रहा है ना हमारे ऊपर, तो कंज्यूमर के पास जो अपना बाइंग पावर नहीं है। 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख हिंदू थे, अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदू हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। पाकिस्तान से हर साल हजारों की संख्या में हिंदू भारत पलायन करते हैं। जो बच गए वो अपने मुकद्दर को कोस रहे हैं और सड़क पर उतरकर उस सरकार को अपना दर्द सुना रहे हैं जो कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक है।